हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। संपादकीय विश्लेषण के 9वें अंक में आपका स्वागत है और आज का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक क्रिएटिव तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। आज का जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बुजुर्ग आज मरने पर विवश हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों, और G7 में भारत का डंका बज रहा है, कारण क्या है। किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में होता है, तो उन सारी परिस्थितियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। चमत्कार होता है उस वक्त जब आप निरंतर हारने के बाद भी रुकने को तैयार ना हो। जिस दिन रुक गया उस दिन चमत्कार ही नहीं होगा, और कोशिश करते रहें तो चमत्कार होना ही होना है। कोई ऐसे व्यक्ति को आप सोचिए जो आपके लिए आदर्श हो, आपको पता चलेगा वो अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदलने का जज्बा रखता था, इसलिए आज वो आइडियल है, इसलिए आज वो आदर्श है। आप में भी कुछ ऐसा ही गुण है। अगर आप अपने आप को निरंतर रखें, असफलता से डरे नहीं और सफलता के बाद रुके नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का संपादकीय विश्लेषण। आपने यह दर्द सुना और मुझे लगता है कि यह दर्द आपको यह एहसास दिलाएगा कि हम किन की बात करने जा रहे हैं, हम किन के संदर्भ में परिचर्चा करने जा रहे हैं। दुनिया कितना बदल गया है। वो माँ बाप जो हमारे लिए बचपन में सब कुछ होते हैं, बड़े होने पर हम उनको तिरस्कृत कर देते हैं, हम उनको निकाल देते हैं। बड़ी बड़ी बातें हमारे मुखमंडल से ज़रूर निकलती हैं, लेकिन वो हमारे माँ बाप के लिए नहीं होती हैं, बल्कि बस समाज में अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए होता है। उसी एक दर्द को हम लोग इस संपादकीय विश्लेषण के माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक परिवार की नींव उसकी बुजुर्ग पीढ़ी ही होती है। विशेष रूप से भारतीय समाज में तो यह माना ही जाता है। और मैं आप सब से निवेदन करूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने बुजुर्गों को लेकर अपनी सोच को जरूर प्रदर्शित कीजिएगा। मैं भी यह देखना और समझना चाहता हूं कि आप किस रूप में इस टॉपिक को ले रहे हैं, कितना समझ रखते हैं। क्या एक सिविल एस्पिरेंट की तरह आप सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। तो यह हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक परिवार की नींव होता है बुजुर्ग। वह नींव जो परिवार को साधे रखता है, वह नींव जो परिवार को जोड़े रखता है। लेकिन इसी नींव को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या परिवार बचेगा या नहीं बचेगा, ये सोचना आपको है। कह रहा है, सच्चाई तो यह है कि 82% बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहते तो हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने बेटे बहुओं से खुद को पीड़ित महसूस करते हैं, जो आपने इस वीडियो में भी देखा। घर वालों के दुर्व्यवहार के कारण 3/4 से ज्यादा बुजुर्ग अपने परिवार में रहने के बावजूद अकेलेपन के शिकार हैं। और एक व्यक्ति जिस समय उसको परिवार का सबसे ज्यादा आवश्यकता है, अगर आप उसको एकांगी छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं, तो उस बुजुर्ग की स्थिति को समझ सकते हैं। कहा जाता है, जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते चले जाते हैं, आप में और बच्चे में अंतर नहीं रहता है। उस बच्चे को हम छोड़ दिए हैं जिसने कल उस बच्चे को पाला था, जो बच्चा आज उन्हें निकालने को तैयार है। कहा जा रहा है, देश में बुजुर्गों की स्थिति को लेकर समय समय पर सर्वे और अध्ययन होते रहे हैं। इनमें से यही सामने आया है कि देश में करीब 8% बुजुर्गों को लगता है कि समाज ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि समाज में बदनामी होगा उनके परिवार का। कहा जाता है हालांकि केवल 10% ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो दुर्व्यवहार के शिकार हैं, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक चीज होती है जिसको वो बनाए रखना चाहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो परिवार का नींव है, इसलिए क्योंकि परिवार चलाना हो या परिवार को नियंत्रित करना हो, निर्देशित करना हो, वो अपनी भूमिका को निभाते हैं। भले ही आप उनको निकाल दें, भले ही आप उनको छोड़ दें, भले ही आप उनको तिरस्कृत करें, दुर्व्यवहार करें, लेकिन वो उस परिवार के लिए हमेशा सोचते हैं। कहा जा रहा है, पिछले दिनों एक सर्वे में सामने आया कि 36% बुजुर्ग अपने रिश्तेदारों,
35% बच्चों, 21% बहू से परेशान हैं। वहीं 57% अनादर, 48% मौखिक दुर्व्यवहार, 33% उपेक्षा, 24% आर्थिक शोषण और 13% बुजुर्गों ने शारीरिक शोषण झेलने की बात कही है। ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है जब एक बहू को अपनी सास को पीटते हुए हमने देखा था। यह वायरल वीडियो हुआ था, लेकिन हमने उससे सबक क्या लिया? कुछ भी नहीं, बस दोषारोपण करते हैं, दूसरे को बुरा भला कहते हैं और हम भी वही स्थितियों को अंजाम देते हैं जो समाज में चल रहा है। कह रहा है कि ऐसी घटनाएं बहुत हद तक परिवारों की संस्कृति जिम्मेदार है। प्रारंभ से ही भारत में माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों को लेकर चलते हैं, अपने बच्चों पर खर्च करते हैं और उनको लगता है कि जब वो बुजुर्ग होंगे तो यही बच्चे उनका साथ देंगे। लेकिन यही संस्कार उनको उल्टा पड़ता है और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। दरअसल आज की पीढ़ी के लिए परिवार का मतलब पति, पत्नी और बच्चे हैं। और पहले आप देखे होंगे यूरोपीय समाज में परिवार को परिभाषित करते हुए बताया जाता था, पति, पत्नी, बच्चे और नौकर को परिवार कहा जाता था। लेकिन अब उसमें नौकर को हटा दिया गया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको भी लेकर चला जाता है। आज के डिजिटल युग में भावनाओं का महत्व समाप्त हो गया है, सारा महत्व अर्थ का है, यानी पैसे का है। लेकिन वो पैसा जब आप से छीनने लायक हो जाएंगे तो आपको भी छोड़ देंगे। कहता समाज की इस गंभीर समस्या के प्रति लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए समय समय पर फिल्में और धारावाहिक बनते रहे हैं। एक मूवी आपको याद होगा, मूवी का नाम बागवान है। कैसे पति पत्नी को साजिश के तहत अलग किया गया, न सिर्फ अलग किया गया बल्कि उनके साथ एक तरह का इस तरह दुर्व्यवहार किया गया कि वो उनको छोड़कर चले जाएं। हुआ भी ऐसा। हालांकि हॉल में देखते हुए यह मूवी को हम लोग कई सारा आलोचना करते हैं, बेटों का बहुत शिकायत करते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन हॉल से निकलने के बाद कोई हमें यह भी बता दे कि आप भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं, इसमें सुधार क्यों नहीं करते हैं। लेकिन ये सारे संदेश सिर्फ धारावाहिक और फिल्मों तक सीमित हैं। सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में यह देखने को नहीं मिलता है। कहा जा रहा है वृद्धावस्था उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जब इंसान का मन और शरीर दोनों शिथिल होने लगता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने के सहारे का होता है और वो जो सहारा ही छीन जाए तब क्या होगा। कहता है कि भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में बुजुर्गों में तनाव, निराशा और अकेलापन जैसे लक्षण निकलने लगते हैं। बुजुर्गों के याददाश्त की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस समस्या से ग्रस्त मरीज शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ये मानसिक कमजोरी उसको विक्षिप्त बना देता है। कहा जाता है यह त्रासद स्थिति नहीं तो क्या है। जब बुजुर्गों को परिवार और बच्चों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तभी वो उनके साथ नहीं होते हैं। ये बहुत ही मार्मिक सिचुएशन है। याद कीजिए या फिर एक बात सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चा कल होके आपको दिन रात निकालने में लगा हुआ है। स्थितियाँ क्या होगी बताने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है इसी कारण से आजकल बुजुर्ग दंपत्ति जो हैं अकेले रहने लगे हैं और कई सारे केस में नौकर द्वारा उनको कैसे मारा जाता है, उनकी संपत्ति को लेकर भागा जाता है या फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। आए दिन होने वाली बातें हैं जो आपके सामने आते रहती हैं। उनको शिकार करना बड़ा आसान है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और ऐसे में बुजुर्गों के प्रति जो अपराध है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। कहा जा रहा है आज के उपभोक्तावादी समाज में रिश्ते, भावनाएं, प्रतिबद्धता, त्याग जैसे भाव अर्थहीन है। इसका कोई महत्व नहीं रहता है। उपभोक्तावादी समाज सिर्फ जीना चाहता है अपने मूल्यों के आधार पर, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है। और रिस्ट्रिक्शन चाहता भी है तो उनको बस इतना चाहिए कि वो अपने अनुसार चल सकें और कुछ ऐसे लोग हों जो उनके साथ रहें बस। कहा जा रहा है आजकल भावना की जगह पर गैजेट, ब्रांडेड सामान, सोशल मीडिया का प्रतिखावा युवा पीढ़ी पर इतना हावी है कि परिवार के बुजुर्गों के लिए यह एक तरह से निरर्थक हो जाते हैं। ये बुजुर्ग आज के डिजिटल समाज में अधिकांश काम ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन यह भी सच है कि आज भी अधिकांश बुजुर्ग डिजिटल तकनीक या ऑनलाइन माध्यमों से दूर हैं और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। एक सर्वे कहता है कि 71% बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन नहीं है। जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो भी इसके लाभों से पूरी तरह परिचित नहीं है, बस वो यूज करते हैं। जैसे मेरे घर में मेरे मम्मी ही हैं, मम्मी के पास मोबाइल तो ज़रूर है और मोबाइल से वो कॉल भी करते हैं, लेकिन उस मोबाइल से कई सारे काम को वो कर सकती हैं, उनको ये पता ही नहीं है। तो उनके हाथ में चाहे आप कीपैड का मोबाइल दे दें, चाहे आप स्मार्टफोन दे दें,
ढाक के 3 पात, काम तो वही करेंगे जो उनको आता है, अगर उनको जागरूक नहीं किया गया तो। कहा जा रहा है एक सर्वे में पता चला है कि स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से कॉल करने, 30% सोशल मीडिया और 17% बैंकिंग लेन देन के लिए करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ अंतर सिर्फ गैजेट का नहीं है, बल्कि अंतर 2 पीढ़ियों के सोच का है, और ये सोच एक दूसरे से विपरीत जाता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि एक स्वतंत्रता की बात करता है, एक संस्कार की बात करता है। स्वतंत्रता संस्कार एक दूसरे के विपरीत अवधारणा है, और ऐसे में कंट्राडिक्शन होना ही है। ऐसे में दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी को हाशिए पर ढकेल देती है और वो उनको अर्थहीन समझने लगती है, मतलब बिना काम के समझने लगते हैं। कहा जा रहा है परंपरागत परिवारों में माता पिता हमेशा से ही सारी बचत और जमा पूंजी अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, कभी सोचते भी नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही बच्चे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसलिए परिवार के इस आधुनिक चरित्र को बदलने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से समाज में सामूहिकता की भावना समाप्त होती जा रही है, सब एकांगी होते जा रहे हैं, व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, ऐसे में सामूहिक मूल्यों पर भी जोर दिए जाने की आवश्यकता है। वह समय दूर नहीं जब परिवार संस्था ही समाप्ति के कगार पर खड़ी होगी। परिवार प्रणाली में होने वाले इस विघटन को रोकने के लिए जरूरी है कि परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल किया जाए। तकनीक और सोशल मीडिया पर वक्त कम देकर परिवार के सदस्यों को महत्व देना सीखना होगा। अगर परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो राज्य मजबूत होता है, और राज्य मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति सभी व्यवस्थाएं मजबूत होती चली जाती हैं। क्या सेंटेंस है! इस तरह के भाव को अगर आप प्रदर्शित करना सीख लेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप एक पद पर विराजमान होंगे, और उस पद पर आसीन होते हुए आप उन सारे अर्थों को समझते हुए लागू करने का प्रयास करेंगे जो आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ, और यह एडिटोरियल क्या कहता है इसको भी देखते हैं। इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तब आप इसकी सार्थकता को समझ पाएंगे, तब आप G7 की महत्ता को समझ पाएंगे, तब भारत की परिस्थिति को समझ पाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री के ताकत को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। आपने अभी देखा किस तरह G7 के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति आकर एक दूसरे के साथ वार्ता करते हैं। ये भारत की खनक है जो वैश्विक परिदृश्य में दिखाई दे रही है। अच्छा लगता है जब अपने देश को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, इज्जत मिलता है, अच्छा लगता है। खैर G7 के बारे में चर्चा करते हैं, उसके पहले G7 को समझिए कि G7 आखिर है क्या। G7 को समझने के पहले इस फिगर को थोड़ा समझें, मजा आ जाएगा। G7 में 7 देश शामिल हैं, G7 में 7 देश शामिल हैं। फिर G8 की बात आती है तो रसिया इसमें शामिल होता है, जिसको हाल ही के दिनों में बाहर कर दिया गया है। तो अब G8 से फिर से G7 हो गया है। फिर G7 में और G8 में शामिल देश G20 में शामिल हैं। इसमें से आप यूरोपीय यूनियन को देख रहे होंगे, टर्की को देख रहे होंगे, अर्जेंटीना को देख रहे होंगे, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। यानी G7 का पार्ट भारत नहीं है, ये बड़ा बात है, ये समझना होगा। तब भी G7 सम्मेलन में भारत को बुलाया गया। G7 में विकसित देश है शामिल, इस बात को भी नोटिस कीजिएगा, और इसके बारे में विशेष ज्ञान आपको यहाँ से मिल जाएगा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे समान हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह सालाना रूप से बैठक करती है, जिसमें 7 देश शामिल हैं: यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। सभी G7 देश भारत G20 का हिस्सा है, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। G7 का अपना कोई औपचारिक संविधान भी नहीं है, कोई निश्चित मुख्यालय भी नहीं है, और इसके द्वारा लिए गए जो जितने भी निर्णय हैं गैर बाध्यकारी हैं। यानी देश इसमें जो निर्णय लेते हैं वो लागू हो न हो इसको लेकर कोई
बात नहीं होता है। उद्देश्य क्या है G7 का? तो आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कभी कभी आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के साथ अन्य वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए भी एक साथ काम करता है। तो ये G7 के बारे में चर्चा हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने संपादकीय विश्लेषण पर। हमेशा शुरुआत देखिएगा, पकड़िएगा कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे खेलता है शब्दों के साथ। कहता है संवाद और मेल मिलाप की अपनी ताकत होती है। मिल बैठकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उससे बड़े से बड़े तनाव पर शांति की मिट्टी डाली जा सकती है, यानी शांति किया जा सकता है। जर्मनी में विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले